हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीरियड तरह जैसा कि हम बात किए थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास प्रश्न हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पठनीय प्रश्न का पूरा ट्यूशन समाप्त कर दिया। इसके बाद अभ्यास प्रश्न का हल करने हैं। अभ्यास प्रश्न जितना भी ट्यूशन होगा आज करेंगे। इसके बाद हम लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। तो जो कि फर्स्ट ट्यूशन है, चैप्टर नंबर कौन है? तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 1 से। तो इस पढ़ा भी दी है और पठनीय प्रश्न भी क्वेश्चन करा दी। इसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य असत्य पूछा है। तो एक अभिक्रिया दिया हुआ था नीचे, उसमें बताया कौन सा समीकरण असत्य है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, क्योंकि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये गलत है, ये दोनों सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस का निर्माण होता है। तो दी गई ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार को देखिए, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम है तो फेरस को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, वो फेरस को विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पर फेरस अलग बना रहा है, तो विस्थापित करता है मतलब विस्थापन अभिक्रिया। और इसके बीच आयनों का दान प्रदान होता है द्विविस्थापन, लेकिन खाली ए को विस्थापित करता है तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। तो बी इसका आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया एक और है देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण है, लौह चूर्ण यानी लोहा यानी Fe। तो लौह चूर्ण पर फेरस डालने पर कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने पर क्या होता है। तो देखिए लौह चूर्ण है, लौह चूर्ण फेरस डालेंगे तो जो हाइड्रोजन है फेरस है ना, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और फेरस क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस बनता है एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड, फेरस हम आयरन भी बोलते हैं। तो गैस हाइड्रोजन गैस भी निकलता है और कौन सा, तो आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हमने बताए थे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों करना आवश्यक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो फॉर्म जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको संतुलित क्यों किया जाता है, कि एक नियम होता है जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा और उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा दोनों बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो वही से द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने हेतु समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करने हेतु समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित समीकरण करना। सबसे पहले तो इसमें रासायनिक समीकरण बनाए नहीं दिया हुआ है, शब्द में दिया हुआ है। उससे पहले रासायनिक समीकरण में परिवर्तन करना है, उसके बाद संतुलित करना है। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है N2 होता है और हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2 होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। इधर देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो इधर भी बराबर करना है, तो इधर 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन भी 2 है। इधर अमोनिया हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब इधर 2 लगाए थे तो हाइड्रोजन क्या हुआ, 2 दूना 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर सोडियम 2, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन भी 2। तो संतुलित हो चुका। इसके बाद डी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो डी क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2SN गैस है और वायु में दहन होने पर, वायु मतलब ऑक्सीजन में जलने पर, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है। तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 होता है और जल का सूत्र होता है H2O होता है। तो निर्माण करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बराबर था। इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ये भी बराबर था। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो ऑक्सीजन हम कितना बनाने की कोशिश करेंगे, 3 या 4 और 6, 3 नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा 3 नहीं बनेगा। जब 2 था इधर या तो 4 बनाएंगे या 6 बनाएंगे। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इधर ऑक्सीजन 2, इधर 2, 4 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर भी इधर 2 था। तो अब देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 करेंगे
हाइड्रोजन 2 गुना 4 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन भी 2 से गुना करने पर हाइड्रोजन भी 4 हो गया। तो यहाँ पर सल्फर 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 से गुना कर दिया क्योंकि सल्फर इधर 2 हो गया, तो इधर भी 2 से सल्फर गुना करेंगे, इधर सल्फर भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन हम क्या होगा, अब ऑक्सीजन को फिर से जोड़ेंगे, तो 2 2 कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 2 4 गो, और यहाँ पर क्या अंतर हो गया, 2 4 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, और इधर 4 गो था, तो यहाँ से 3 गुना, यहाँ सॉरी इधर 2 गो था, इधर 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 ऑक्सीजन भी हो गया, सभी को बराबर हो गया। देखिए अब सब कुछ बराबर, इधर हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, इधर सल्फर 2 गो, सल्फर 2 गो, ऑक्सीजन 6 गो, इधर ऑक्सीजन यहाँ 4 गो, 2 गुना 4, और यहाँ पर 2 6 गो हो गया, तो ये संतुलित हो गया पूरा। इसके बाद आगे देखें, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, ऊपर और कुछ होगा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं एल्युमिनियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट है ना, वो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षय बनाता है। इस प्रकार क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सल्फेट है ना, वो किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षय बनाता है। किताब में कुछ मिस्टेक होगा या फिर मेरे से लिखने में मिस्टेक होगा, ताकि कोई दिक्कत ना है समझने में। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4, और बेरियम सल्फेट क्या होता है, तो बेरियम सल्फेट होता है BaCl2 होता है। तो देखिए इसके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, तो यहाँ से एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया, और यहाँ से यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनाया, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, इसको संतुलित करना है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे, और यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो ये संतुलित हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो चुका है। इसी प्रकार आगे पोटेशियम धातु है जल के साथ, पोटेशियम का होता है के होता है, और धातु क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करा है, H2O के साथ करा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, KOH बनाता है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर पोटेशियम 2 है, इधर पोटेशियम सॉरी इधर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 2 3 हो गया, तो 4 को बनाना या 6 को बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, 2 को 4 हो गया, और यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दुना 6 हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना होगा, अगर यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 को पोटेशियम 2 को पोटेशियम, इधर हाइड्रोजन 2 दुना 4 को, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2 नहीं होगा 2 होगा, यहाँ पर धार लीजिए, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 4 को, इधर भी हाइड्रोजन 2 और 4 को, ये आप संतुलित हो गया। अब इसके बाद अगला छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ सोडियम क्या है, NaHO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, और जल बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल में क्या करना है, संतुलित करना है। इधर नाइट्रेट के वो है, नाइट्रोजन के वो, नाइट्रोजन एक वो है, और इधर नाइट्रोजन कहाँ पर है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर एक वो है, सिंपल में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सोडियम 1 गो, और यहाँ पर 2 गो, 3 गो हो गया, इधर सोडियम के गो है, सॉरी हाइड्रोजन के गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है खाली, तो 4 बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पर सोडियम के गो था 2 और 1 3 गो था, तो 3 गो था, और तो इसको भी 4 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 गो सोडियम यहाँ, 2 गो सोडियम, 4 गो सोडियम होंगे, तो दिक्कत नहीं। इधर भी कैल्शियम 1 गो है, कैल्शियम 1 गो है, इधर ऑक्सीजन के गो है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 गुना 6 यानी 8 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के गो है, देखिए 3 गुना 6 गो ऑक्सीजन हो गया, 3 गुना 3 ऑक्सीजन का है, और बाहर भी 2 सबका, ये पोस्ट बंद है ना, ये पोस्ट वाला सबका है, तो ऑक्सीजन 3 गुना 6 हो गया इधर, और यहाँ पर 2 6 और 2 8, इधर भी ऑक्सीजन 8, मतलब संतुलित हो चुका है। तो इसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है और जल बनाता है, तो सोडियम यहाँ 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो संतुलित हो जाएगा। अगर देखिए सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं, इसमें सब संतुलित है, इसमें संतुलित करने वाला नहीं है। अब अगला देखिए बेरियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, और बेरियम सल्फेट है, और यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 से गुना करेंगे तो सब संतुलित हो जाएगा, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। अब देखिए अगला है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, मतलब डायरेक्ट समीकरण लिखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दे, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 हो गया, और क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल बन रहा है,
सिंपल में लिखा है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक है तो यानी Zn है, इसको संतुलित करना, तो संतुलित पहले से है। और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 है, और क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं, जिंक NO3 का हॉल्ट वाइज बना रहा है, और सिल्वर बना रहे हैं यानी Ag बना रहे हैं। तो सिल्वर में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे सिल्वर में 2 से गुना करेंगे तो संतुलित हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर क्या है, क्लोराइड है। एल्युमिनियम बना रहे हैं और कॉपर क्लोराइड बना रहे हैं, और क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं और कॉपर में धातु बना है। तो कॉपर में 3 से गुना करेंगे और एल्युमिनियम यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड में 2 से, यहाँ 3 से गुना, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। और देखिए बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 है, और पोटेशियम सल्फेट है K2SO4 है। क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, और पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बना है। यहाँ 2 से गुना करेंगे, बाकी सब संतुलित हो जाएगा। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना तो साथ में प्रकार बताना कि कौन सा अभिक्रिया है। तो चलिए इसका अभिक्रिया बनाते हैं। तो सबसे पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr होता है, और बेरियम क्लोराइड होता है BaI होता है। पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड है, और क्या है, बेरियम ब्रोमाइड है। तो अब बताना कौन सा अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ से आयोडाइड ले रहा है, पोटेशियम के साथ आयोडाइड, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड हो गया, यहाँ बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ रहा है, यहाँ बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ गया। ये आयनों का आदान प्रदान होता है तो कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO2 CO3 और जिंक ऑक्साइड है यानी ZnO है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2 बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल में नहीं बनाता। ये बताना है कौन सा अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर एक अभिकारक 2 अभिकारक जोड़कर सिंगल एक उत्पाद बनाता है। सॉरी यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को तोड़ा जाता है, जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कितना अभिकारक है, एक अभिकारक है, यहाँ पर एक अभिकारक है, तो कितने उत्पादन टूटा है, 2 उत्पादन टूटा है। तो टूट रहा है तो उसे कौन सा अभिक्रिया बोलता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया बोलता है। तो ये अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण है। अगला है हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोराइड बना। ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे 2 अभिकारक जोड़कर एक सिंगल उत्पाद बनाता है तो उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम Mg हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, और मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 हो गया, और हाइड्रोजन गैस यानी H2 हो गया। देखिए Mg है, Mg से यहाँ देखिए हाइड्रोजन को विस्थापित, मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है नावा, तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बनाना। तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में क्या अंतर है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले उष्मा क्षेपी के बारे में बात करते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का अर्थ, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उष्मा निकलता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और उस अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण किया जाता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान बाहर से उष्मा अवशोषित किया जाता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल भी देना था, तो यहाँ देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बनाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में उष्मा भी निकलता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में उष्मा निकलता है। तो इसमें क्या है, उष्मा निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसको जल के साथ अभिक्रिया बोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में उष्मा निकलता है। उष्मा निकल रहा है तो कौन सा अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब वैसे देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया तो जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण किया जाता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, यहाँ पर उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उष्मा को ले रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर उष्मा को ले रहा है इसलिए उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोषण को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बताइए क्यों कहा जाता है, वर्णन करना। देखिए शोषण है ना, शोषण के दौरान जो हमारे कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज है
तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे जो हमने खाना खाते हैं उसमें यहाँ क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज टूटता है तो किसके रूप में टूटता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है और जल के रूप में टूटता है और ऊष्मा के रूप में टूटता है, साथ में ऊर्जा भी देता है। तो जो ऊष्मा निकलता है, यहाँ पर हमने बताया था जिसमें ऊष्मा निकलता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है C6 होता है, H2O6 होता है। जब ऑक्सीजन यानी हमने जो सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, किसके रूप में टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है, जल के रूप में टूटता है और क्या ऊष्मा देता है और ऊर्जा भी देता है। तो हमने बताया कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊष्मा निकलता है। तो इसमें भी ऊष्मा निकलता है, इसमें भी ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए क्या है, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो क्योंकि शोषण के दौरान हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मा ऊर्जा का उत्पन्न निर्माण करते हैं, इसलिए शोषण को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना। तो वियोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या है, वियोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन है जब दो अभिकारक जोड़कर एक सिंगल उत्पाद है, जब दो अभिकारक जोड़कर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन पढ़ लीजिए। और जब और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस वियोजन अभिक्रिया की एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो जैसे उल्टा नहीं है, इसमें दो अभिकारक टूटकर एक का निर्माण होगा, इसमें एक टूटकर दो निर्माण होगा, तो उल्टा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, संयोजन अभिक्रिया में दो डिफिनेशन लिखा हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते, जो कि क्या है, दो अभिकारक जोड़कर एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लिए, तो क्या टूटता है, तो गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक अभिकारक दो उत्पादन टूटा है, तो वियोजन अभिक्रिया, इसको लिख रहे। अब अगला देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता भी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब एक ऐसे उदाहरण लिखना है जिसमें ऊर्जा के द्वारा विद्युत मतलब टूट रहा है और प्रकाश के रूप में ऊर्जा दिया जा रहा है और विद्युत के रूप में ऊर्जा दे रहा है, इस एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमने ऊष्मा का तो बताए थे कि ऊष्मा वाला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक और कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन बार आ गए, एक बार यहाँ, एक बार पिछला क्वेश्चन में दिया गया, तीन बार, तीन याद होना चाहिए। और हमने बताया था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों एग्जाम्पल प्रकाश की सहायता से टूटता है। तो सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश देते हैं तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है। ये जब हमें क्लास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 या 2 बताया गया, तब इसमें बताया था कि वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है प्रकाशीय वियोजन, जो कि प्रकाश की सहायता से वियोजन होता है, जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर आयोडाइड होता है, संतुलित वियोजन। और विद्युत के साथ उसका टूट रहा है तो जल टूट रहा है हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। बहुत आसान क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रिया की डिफिनेशन लिखना। विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ऐसी रसायन को जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, तो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित करता है। जैसे जिंक है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किसके तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करना पड़ेगा, कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कौन कम अभिक्रियाशील धातु है। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और अपना हाइड्रोजन की जगह पर जिंक बैठ जाता है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और सोडियम। विस्थापन अभिक्रिया में वैसा नहीं होता, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम के जगह पर क्लोराइड, सोडियम यहाँ जो सल्फेट की जगह पर क्लोराइड आ जाएगा और यहाँ पर जो सोडियम की जगह पर ब्रोमाइड आ जाएगा। यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड, मतलब एक को आयन चेंज कर देता है। ठीक है, अब अगला देखिए, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर नाइट्रेट जो कि विस्थापित हो रहा है, तो ये हमारा लिख दे सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या मिलता है, अवक्षेपण तल से अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। याद करने के लिए बताया था, अवक्षेपण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसका सिल्वर सोडियम क्लोराइड है, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, इसका बीच आयनों का आदान प्रदान चेंज हो जाता है, इसके आयनों का आदान प्रदान चेंज होता है। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनाता है और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और सिल्वर क्लोराइड का जो अवक्षेप होता है, इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। ठीक है, जिसके बाद अगला बात करते हैं, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। मतलब ऑक्सीजन का योग, योग मतलब क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि, और ह्रास मतलब हानि। तो ऑक्सीजन के योग यानी ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन के आधार पर निम्न पदों का क्या बताना है, डिफिनेशन बताना है, उसके लिए दो दो उदाहरण भी देना है। उपचयन है इस तरह से नहीं जिसमें ऑक्सीजन की अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के क्या होता है, हानि होता है। तो उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। या देखिए कॉपर ऑक्साइड है, जब कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो कॉपर के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में टूटता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में टूटता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर ऑक्साइड से क्या होगा, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर बताइए, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर आकर जुट गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार यदि क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अब अगला देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक से वायु को उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस एक तत्व का काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो काले रंग क्या है, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का बनता है, और ये क्या होता है, कौन सा रंग का होता है, काले रंग का। और ये कॉपर कौन सा ऑक्साइड, तो भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बताते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, बताइए। लोहे की वस्तु जब पेंट नहीं करेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, सिंपल में जंग लग जाएगा। सिंपल में क्या जंग लग जाए जिससे वो खराब होने लग जाता है, इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। लोहे की वस्तु को हवा या आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित यानी संक्षारित हो जाता है, और अतः वह पेंट करने पर क्या बन जाता है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहता, मतलब वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है। पहले किसके संपर्क में, उसका पेंट के संपर्क में आता है, डायरेक्ट होता है वो, प्रत्येक मतलब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण संक्षारकता नहीं हो पाता है, मतलब वो खराब नहीं हो पाता है। और इस तरह लोहे में पेंट करने से क्षतिग्रस्त यानी हानि नहीं होता है। अब अगला एक दो क्वेश्चन और है कि तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, नाइट्रोजन से क्यों भरा जाता है। वसा खाद्य पदार्थ आप कुरकुरा देखेंगे, इसमें नाइट्रोजन का क्यों भरा जाता है, तो क्योंकि ये पदार्थ वायुमंडल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध में और स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, इसलिए उसको नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक और लास्ट रीजन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा उससे प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। साक्षात्कार क्लास में बताया था कि जब धातु की सतह पर नमी वायु जब खुला रख देते हैं तो उसमें नमी वायु गैस अम्ल आदि के संपर्क में आता है, उस पर एक परत चढ़ जाता है जिससे वो खराब होने लगता है, उसी को हम संक्षारकता बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, जैसे लोहे में जंग लगना एक क्या है, एक संक्षारकता का उदाहरण है। अगला एक लास्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, जब तेल है और वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, जब उसको लंबे समय तक रखते हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है, उसके गंध और स्वाद में, उसके गंध और स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। जैसे कि बासी खाना, अचार भुआना एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी अभ्यास प्रश्न हमने किया था वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।